नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर लगभग 1.5 दर्जन एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। कल जब दूसरे दौर की वोटिंग खत्म हुई, उसके आधे घंटे बाद से लेकर 2 घंटे बाद तक करीब करीब 12 से 15 एग्जिट पोल आए और आज भी 3 एग्जिट पोल आज भी आए हैं, जिनमें एक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो इंडिया टुडे के साथ एग्जिट पोल करता रहा। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से विफल रहा या बुरी तरह से जनभावना को समझने में नाकाम रहा, या कहें तो एक तरह से एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का जो कई मौकों पर सही साबित हुआ, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल गलत साबित हुआ। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने भी आज अपना एग्जिट पोल जारी किया और बहुत सारे एग्जिट पोल्स लगातार आते रहे। एग्जिट पोल पर हम आएंगे, उससे पहले जो सवाल है हमारा कि भाई ये इतने एग्जिट पोल्स आने के बाद आरजेडी की तरफ से या विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए कि एग्जिट पोल्स पहले गलत साबित होते रहे और कई बार हुए, जैसा कि जिक्र किया लोकसभा चुनाव में भी और अलग अलग मौकों पर। अब सवाल उठता है कि चुनाव के नतीजे 14 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, उसके 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे से गिनती होगी और 10 बजते बजते तस्वीर साफ होगी। लेकिन उसके पहले अगर सारे एग्जिट पोल, एक दो को छोड़ दे तो सारे एग्जिट पोल अगर ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन एक बार फिर सत्ता से दूर हो रहा है और नीतीश कुमार सत्ता पर फिर से काबिज हो रहे हैं। 20 साल तक सरकार में रहने के बाद बहुत सारे फैक्टर पर बात हो रही है, महिला फैक्टर, युवा फैक्टर, बेरोजगार फैक्टर, असुरक्षा की बातें, तमाम बातें, और नीतीश कुमार को आखिरी एक बार और मौका दे दे, इस तरह के वोटर के जनमानस की भी बात हो रही है। और इसी पैरामीटर पर बिहार के एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार फिर से आ रही। जैसा कि मैंने कहा, एक ताजा एग्जिट पोल आया है एक्सिस माई इंडिया का, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें एनडीए को 121 से 148 सीटें दी गई है, महागठबंधन को 98 से 118। और अगर एक्सिस माई इंडिया ने अगर इसके पोल को हम डिटेल में जाए, और इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एक्सिस माई इंडिया बीते 10 सालों में ज्यादातर मौकों पर सही साबित हुआ, लोकसभा चुनाव में धराशायी जरूर हुआ। तो कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल्स क्या इस बार भी गलत साबित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव की तरह। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल्स, 99% एग्जिट पोल्स यही दिखा रहे थे कि बीजेपी को 300 से 350 400 तक सीटें आएगी, लेकिन बीजेपी 240 पर टिक गई। क्या ऐसी स्थिति फिर इस एग्जिट पोल्स के बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या ऐसी स्थिति फिर पैदा होगी? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, मैं चाहता हूं उनको स्क्रीन पर लाया जाए और उसके बाद बातचीत बढ़ाने से पहले मैं एक्सिस माई इंडिया ने क्या कहा वो भी बताऊं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संतोष सिंह है, जो बिहार में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं। उन्होंने भी काफी बिहार में दौरा किया, बहुत जगह घूमे, कई जगह हम लोग लगातार बात करते रहे, अलग 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 इलाकों के संवाददाताओं से भी उन्होंने बात की है। शमी अहमद साहब हैं, पटना में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार की राजनीति से को बारीकी से समझते हैं। मैंने खास तौर से कंचना यादव को इनवाइट किया है, जो आरजेडी की मुखर प्रवक्ता है, इसलिए क्योंकि सवाल अब एग्जिट पोल पर विपक्ष ही चूंकि सबसे अधिक उठा रहा है और इस एग्जिट पोल के नतीजे विपक्ष के लिए सेटबैक की तरह है। इस एग्जिट पोल से सबसे अधिक असंतुष्ट विपक्ष ही है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार इन एग्जिट पोल्स के हवाले से बनती दिख रही है। तो इसलिए मैंने कंचना को भी इन्वाइट किया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, जिसके मुताबिक बीजेपी, अगर इसको सेग्रीगेट करें एनडीए को, तो बीजेपी 50 से 56, जेडीयू 56 से 62, हम 2 से 3, और जो इनकी पार्टी है आरएलएम, पार्टी का नाम है उपेंद्र कुशवाहा का, उनकी 2 से 4 सीटें। इस तरह से अगर हम फिर आते हैं महागठबंधन पर एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक, तो आरजेडी 67 से 76 सीटें, मतलब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनती दिख रही है। लेकिन टोटल नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 98 से 118, कांग्रेस 17 से 21, वीआईपी 3 से 5, लेफ्ट 10 से 14। मतलब दूसरे जो घटक दल है, वीआईपी जैसे 3 से 5 पे ही है, लेफ्ट की भी सीटें कम हुई है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन टोटल नंबर अगर देखें तो बहुमत से काफी पीछे है। अपर जो लिमिट है 118 जो एक्सिस माई इंडिया ने दी है, वो भी बहुमत से 4 नीचे है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया में एनडीए को सीधे सीधे बहुमत जैसा नंबर दिख रहा है। और एक्सिस माई इंडिया ने अपने आंकड़ों में जो जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि शहरी इलाकों में एनडीए को ज्यादा वोट मिले हैं, महिलाओं के वोट मिले हैं, युवा बेरोजगारों के वोट महागठबंधन को ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं का वोट और
बहुत सारी ईबीसी और ओबीसी और दलित जातियों के वोट के आधार पर एक्सिस माई इंडिया इस नतीजे पर पहुंचा। फिलहाल एग्जिट पोल में इस राइडर के साथ कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए और सबसे बड़ा और ताजा मामला लोकसभा चुनाव 2024 का है, जब सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हुए। तो क्या एग्जिट पोल की दिशा सही साबित होगी या एग्जिट पोल गलत होंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि बिहार के मुद्दे क्या रहे, तो संतोष जी आपके पास शुरू में आपसे करूं और उसके बाद कंचना के पास जाऊं कि एग्जिट पोल एक है, लेकिन जो बिहार में जो मुद्दे दिखे और जिस तरह से जिन प्रभावी मुद्दों ने बिहार के चुनाव को प्रभावित किया और जिस आधार पर ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसको आपके जरिए एक बार हम डिफाइन करें। बहुत अब टफ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे सब जब एग्जिट पोल आता है ना, तो मैं बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम लोग जो उसको सारा रिविजिट करना पड़ता है, अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ता है कि हम कितने सही हैं, कितने क्लोज हैं, कितने दूर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीम्स पर रहता है। तो मैं हमेशा एग्जिट पोल के लेफ्ट एक्सट्रीम पर रहता हूं, टू बी ऑन द सेफर साइड। पहले तो कोशिश करता हूं कि नहीं देखूं, अपना ही बैक करूं, मैं फैक्टर्स को देखता हूं। आप भी काफी घूमे, मैं और मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट से 5-6 लोग करके बिहार के तकरीबन सभी क्षेत्रों का हम लोगों ने उसका एक दौरा किया। तो मोरलेस मुझे लगा कि अभी तक मतलब 27 वर्ष के करियर में मैंने, ये मेरा 10वां इलेक्शन है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए मतलब 10 इलेक्शन मैंने कवर किया है, ये 10th है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट इलेक्शन कॉल करना मेरे लिए अभी तक नहीं है, क्योंकि इतना रीजन वाइज डाइवर्सिटी, रीजन वाइज डायनामिक्स अलग, सीट वाइज अलग। इस बार बहुत ज्यादा रिबेल्स भी खड़े हैं मैदान में, जनसुराज फैक्टर भी एट प्ले है ऑन सम सीट्स, और उसके बाद जो एक सोशल कॉम्बिनेशन का एक जो गणित है, माई कॉम्बिनेशन वर्सेस योर कॉम्बिनेशन, वो गणित है। और उसके ऊपर नीतीश कुमार का फैक्टर, वोमेन वाला फैक्टर, यूथ फैक्टर, तेजस्वी जी का काउंटर नैरेटिव, ये सब मिलाकर के जैसे छोटे छोटे 5 पार्टी अलायंस वर्सेस 7 पार्टी अलायंस, ये सारे फैक्टर्स मैंने इसमें सबको लवोलाभ एक कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट फेज में मुझे एनडीए का क्लियर एडवांटेज लगा। सेकंड फेज में बैटल मुझे बहुत टाइट लग रहा है। सेकंड फेज में मतलब आप उसको मैं क्वांटिफाई नहीं करना चाहूंगा कितना टाइट है नहीं है, क्योंकि शाहबाद क्षेत्र है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, तो वो सब रीजन वाइज आप देखेंगे तो मुझे लगा कि प्रेटी इवन बैटल क्या है, मतलब वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन देम। तो लेकिन एक जो लास्ट में एक रिपोर्टर का एक हंच होता है कि क्या होगा, तो जो मोस्ट ऑफ एग्जिट पोल का अगर एवरेज निकालेंगे तो मुझे लगता है कि मैं बैक करता हूं कि मैं एक सिंपल प्लस मेजॉरिटी एनडीए को देख रहा हूं। अगर 5 सीट 10 सीट का इधर हो जाए तो हमारे पास हमारा सैंपल साइज उतना बड़ा नहीं है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम कम लोगों से बात करते हैं, बेसिकली हम माइंड रीडिंग करते हैं। लेकिन एक जो सेंस आया, वो एंगर जो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिखना चाहिए, वो एंगर नहीं दिखा। वो ये भी नहीं दिखा कि भाई दूसरे को, तेजस्वी जी को ही लाना है, उसका क्लेमर भी नहीं दिखा। एक सेगमेंट उनके कोर वोटर में जरूर दिखा, वो तो एक जैसे कि एनडीए में दिखता है, वो ट्रेडिशनल है। तो एक जो आप फील्ड में जाते हैं, जैसे कि लास्ट बार मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट तेजस्वी इज देयर एंड ही वाज देयर। अगर वो वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन 12,100 जो भी का अंतर था, 0.3% का अंतर, इस बार मुझे लगता है कि बिहार में घुमा फिरा के सोशल अरिथमेटिक का बहुत एक वही काम करता है, घूम फिर करके चिराग पासवान और कुशवाहा फैक्टर के आने से एक अरिथमेटिक एडवांटेज एनडीए शुरू करती है। लेकिन वो पान समाज के आईपी गुप्ता आते हैं, मुकेश सहनी के आने से वो एक बैटल को क्लोज ले जाता है। तब हमको यही देखना है कि कितना क्लोज है, और उस क्लोज जो वोट परसेंट का जो डिफरेंस होगा, उसकी वोट की कन्वर्टिबिलिटी में कितना फर्क आएगा। तो लेकिन अभी तक जो एक का अब तो बस 1.5 दिन की बात है, एक जो अभी हंच आ रहा है, एनडीए को मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। जी अजीत जी। हाँ, तो एनडीए को सिंपल मेजोरिटी दिख रही है, जो संतोष आपने अपने तरह से डिफाइन किया, उसी को मैं जरा शमी अहमद आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे देख रहे हो। उसके बाद कंचना के पास जाऊंगा, आप कैसे एग्जिट पोल और ओवरऑल कैसे दिख रहे हैं? देखिए, कल के एग्जिट पोल में और आज के एग्जिट पोल में जो फर्क है, उससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कल तो लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है महागठबंधन के लिए, लेकिन आज जो एग्जिट पोल आया तो उससे लग रहा है कि मामला बहुत ही करीबी है, ठीक है ना। तो
इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो मैं पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक मानकीकरण होना चाहिए कि किनको एग्जिट पोल करना है, उसके लिए क्या वो अपना सैंपल साइज बताते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लोगों ने शायद उस हद तक नकारा नहीं है जिस हद तक आरजेडी ने कोशिश की है कि उनको नकारा जाए। कुछ चीजें तो उन्होंने अंतिम समय में की जो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फ्रीबीज वगैरह की वजह से, और कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि जब बीजेपी ने उनको नकारने की कोशिश की तो उनका समर्थन, उनके जो समर्थक थे, ट्रेडिशनल समर्थक थे, वहां बढ़ गया। उनको लगा कि अच्छा ये बीजेपी इनको साइड करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से देखिए कि जो पहले लोग कह रहे थे कि जेडीयू की सीट बढ़ेगी और बीजेपी की सीट घटेगी, लगभग उसी तरह से आप ये एक्सिस माई इंडिया का आप देख सकते हैं इसमें। और आरजेडी के बारे में है जो उनका मैक्सिमम 76 दिया जा रहा है, तो ये उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 143 सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उससे उनको कुछ ज्यादा आना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदर्शन है उसमें मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, उसी तरह रहेगा। लेकिन लेफ्ट पार्टीज को जिस तरह से इसमें कम किया गया है, ये थोड़ा मेरे लिए ताज्जुब की बात है, क्योंकि कल भी मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से जो ईमानदारी से अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए और तब जाके ये तय होगा कि मामला कहाँ पहुंचेगा। मामला एकदम से 120 के आसपास पहुंचेगा या कुछ 130 120 के पास पहुंचेगा, 15 के पास पहुंचेगा, ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। कोई एक साफ तौर पर कहना मेरे लिए तो वही मुश्किल है। जी। अब एक सवाल मैं कंचना आपसे लेता हूं कि देखिए एग्जिट पोल क्या सही होगा गलत होगा ये तो परसों जब काउंटिंग शुरू होगी मेरे ख्याल से 10 बजते बजते पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग, ज्यादातर जर्नलिस्ट, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो बिहार में घूम रहे हैं, चाहे संतोष जी हो चाहे और बहुत सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल मानता हूं, जो घूम रहे हैं उसमें ऐसा एहसास हुआ घूमते हुए कि महिलाओं का वोट बहुत बड़े पैमाने पर एनडीए को गया है। नीतीश की योजना, नीतीश को आखिरी मौका दिया जाए, या नीतीश को लेकर एक सिंपैथी फैक्टर, या ऐसे ओवरऑल जो उनकी स्कीम थी उसका बहुत व्यापक असर हुआ है। और ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल, कोई तो 180 190 सीट दे रहा है जो मुमकिन नहीं है एनडीए को, अलग बात है। लेकिन एक दिशा ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। अब आपको क्यों लगता है कि ये सब गलत है, जरा आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल अजीत अंजुम जी, एक तो सबसे पहले कि जो महिलाओं को लेकर बोला जा रहा है कि 10,000 रुपए मिल गए तो महिलाओं ने एक तरफा वोट कर दिया, तो इसमें भी एक्सिस माई इंडिया ने भी शायद दिखाया है 2 या 3% का डिफरेंस महिलाओं का कि कितना महागठबंधन को गया है और कितना एनडीए अलायंस को गया है। लेकिन इसमें एक अलग से भी मुझे लगता है सर्वे उन्हें करना चाहिए था कि एनडीए के जो ट्रेडिशनल महिला वोटर्स हैं और महागठबंधन की जो महिला वोटर्स जो पिछली बार 2020 में वोट की होंगी महागठबंधन को, या 2015 में की होंगी, या 2010 में की होंगी, उसमें से कितनी है जो कि 10,000 रुपए मिलने के बाद हमारे महागठबंधन को वोट न करके वो एनडीए को वोट कर दी। ये तो कोई नहीं दिखाया। लेकिन समस्त महिलाएं एक तरफा जा रही हैं, नीतीश कुमार जी के पास जा रही हैं। इवन जो महागठबंधन को 2020 में वोट की थी उनको भी पैसा मिल गया, वो उधर चली गई। ये एक हवा जो बनाया गया और पूरे चुनाव को इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ महिला सेंट्रिक करने की पूरी कोशिश की गई, जबकि युवाओं को उतना प्रभावी तरीके से नहीं दिखाया गया कि हाँ युवा जो कि दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं, वो वापस जब पटना आए, अपने बिहार आए, तो उन्होंने किसको वोट किया, उस फैक्टर को नहीं दिखाया गया। और खासकर इस सर्वे को लेकर, हाँ आपका अपना तजुर्बा है, सबका अपना, जो पैनल में बैठे हुए सबका अपना तजुर्बा है, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जहां तक मैंने सुना आपके प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब आप बात करते थे लोगों से, तो कभी किसी ने यह खुलकर नहीं बताया, जब आप पूछते थे कि हाँ कौन जीतेगा यहाँ पर या किसकी कितनी सीटें आएंगी, सबने ये कहा कि क्लोज फाइट है, कांटे की टक्कर है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मतलब एनडीए निकल रही है, महागठबंधन निकल रहा है। तो एग्जिट पोल कल से जब से आया है तब से बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ एग्जिट पोल से सहमत हो रहे, वो लोग भी सहमत हो रहे हैं जो लोग कहते थे कांटे की टक्कर है।
जो लोग अभी परसों तक अपना डेटा नहीं बताते थे, नंबर नहीं बताते थे, वो भी जो है एग्जिट पोल से सहमत हो गए। और हम लोग एग्जिट पोल से सहमत इसलिए नहीं हुए, खास करके हमने 2024 में देखा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोले तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में एग्जिट पोल सबसे ज्यादा अगर कहीं पर गलत साबित हुए हैं तो वो बिहार में ही साबित हुआ। चाहे 2020 उठा लीजिए, 2015 उठा लीजिए, 2010 उठा लीजिए, तो 2025 में जो एग्जिट पोल एक तरफा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं उनके लिए बस 2 ही लाइन कहूंगी कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। और जो पुराने किरदार है, चाहे आप जो एक्सिस माई इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, और इनका भी देखिए कैसे संतुलित ये किए हुए हैं, संतुलन बैठाए हुए हैं कि हमारा जो रेंज उन्होंने बताया है, आरजेडी का जो रेंज बताया है, वो रेंज बताया है जो पिछली बार हमारी संख्या थी। इन्होंने कांग्रेस का वो रेंज बताया है जो पिछली बार कांग्रेस की संख्या थी। लेफ्ट का वो रेंज बताया है जो पिछली बार लेफ्ट की संख्या थी। और वीआईपी का वो रेंज बताया है जो पिछली बार वीआईपी की संख्या थी जब वो एनडीए में थे। और एनडीए की तरफ से देखिए तो क्योंकि बीजेपी और जदयू बराबर बराबर की सीटों पर लड़ी थी, तो लगभग जो है एक का 56 से एंड होता है तो एक का 56 से शुरुआत होता है, क्योंकि दोनों बराबर संख्या पे लड़ रहे थे। और वही अदर सीटों पर देखिए तो ये पूरा मुझे लगता है कि एक्सिस माई इंडिया का देखने के बाद तो सबसे पहले मुझे हंसी आई कि क्या आप संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बता देते कि एनडीए एक तरफा जीत रही है, 200 पार जा रही है, तो ये संतुलन का खेल इन्होंने किया है। बाकी जो कल से आ रहा है वो नहीं, एक मिनट देखिए, किन्होंने किया, किस पर आप ये बात करो कंचना? एक्सिस माई इंडिया, आप एक्सिस माई इंडिया का आपने उनका रेंज देखा क्या? उनका रेंज वही है हमारे लिए, आरजेडी के लिए महागठबंधन में, जो पिछली बार हमारी संख्या जीती हुई थी। वो बाद में एमआईएम की 4 आई, वो उसको छोड़कर। और कांग्रेस का भी रेंज उन्होंने वही रखा है जो कांग्रेस पिछली बार जीती थी, 19 जीती थी, शायद 21 तक किए हैं। लेफ्ट 12 जीती थी, खासकर सीपीआई-एमएल, तो वो 12 से 14 कुछ इसके बीच में रख दिए। वीआईपी का 3 से 5 कर दिया, क्योंकि वीआईपी एनडीए में पिछली बार 5 सीटें जीती हुई थी। तो हमें लगता है कि वही पिछला बार जो हमारी सीटें थी उसको संतुलन उसमें लाने की कोशिश की है। कहीं पर इन्होंने डिफरेंस किया है तो वो जदयू और बीजेपी की सीटों में बात हो रही है, स्क्रीन पे डालो ना, जब एक्सिस पे बात हो रही तुम फुल दूसरा डाल रहे हो, ध्यान तो दो उधर की क्या चल रहा है। सॉरी, हाँ सॉरी, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, आप सीटें चलवाइए। और खासकर महागठबंधन में जो जितनी भी पार्टियां हैं हमारी, उनकी सीटें उन्होंने कितनी बांटी हैं। और सीमांचल, मिथिलांचल, मगध इलाके को अगर देखा जाए तो उन्होंने जो वोट परसेंटेज दिया है वो भी एनडीए को 43 दे दिया है, तो इंडिया को 41 दे दिया है। लगभग 43-41 हर जगह हमें पर उन्होंने कर दिया है। तो लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार इतना जो डिवाइडेड है, कहीं पर हमारा बहुत स्ट्रांग होल्ड है तो कहीं पर थोड़ा सा उससे कम है। तो ये जो बराबर हर जगह 41% ऐसा लग रहा है कि बस बांट दो, किसी भी तरीके से संतुलन बैठा दो और टोटल जोड़ दो, 100% आ जाए। और टोटल सीटें ऐसे जो पिछली बार महागठबंधन की थी उस रेंज में ला दो और उनका जोड़ दो, इतना थोड़ा बहुमत से नीचे कर दो। और एनडीए का जो है 121 से शुरू करो और 140 तक पहुंचा दो, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो 122 है और 122 पे सरकार बनती है। तो प्रदीप गुप्ता जी का जो ये एक्सिस माई इंडिया का जो आया हुआ है, वो तो देखकर भी हमें हंसी आई। कल वाला तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि यही आने वाला है। और शायद बीजेपी को और एनडीए को भी मालूम होगा कि ये सारे जो एग्जिट पोल आएंगे वो क्या दिखाएंगे। तो ना तो उनको फिक्र है ना तो हमें फिक्र है, क्योंकि हमें पूरी तरह से ये भरोसा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई इस बात पर नहीं बात कर रहा है कि जो माइग्रेंट आए वापस वो किसको वोट किए। अगर जनसुराज इसमें जो दिखा रहे कि जनसुराज को वोट नहीं किए तो किसको वोट किए, ये नहीं बता रहे हैं कि जो यूथ, जो 80 से 90% यूथ लगभग, हम अगर आपके वीडियोस को देखें और सबको देखें तो अगर आप 100 लोगों से पूछ रहे हैं तो उसमें 70-80 यूथ ये कह रहे हैं कि हाँ हम महागठबंधन को वोट करेंगे, तेजस्वी सरकार लाएंगे या जनसुराज लाएंगे, क्योंकि परिवर्तन चाहिए हमें। वह भी नहीं दिखाया गया फैक्टर। महिलाओं को लेकर इर्द गिर्द महिलाओं का पूरा चुनाव कर दिया गया और उसमें भी बताइए इनका सर्वे कह रहा है कि डेटा कह रहा है कि हमें 41% वोट महिलाओं का मिल रहा है। और जबकि हवा बनाया गया कि महिलाओं का वोट तो हमें मिल ही नहीं रहा है, पूरी महिला एक तरफ एनडीए की तरफ जा रही हैं। तो ये सब जो संतुलन का खेल चल रहा है, कल तो खैर कल की बात छोड़ ही देते हैं, आज जो सर्वे आया जो आप दिखा रहे हैं इस पे मुझे जरूर हंसी आ रही है कि बढ़िया खेला है प्रदीप गुप्ता जी ने, एकदम बढ़िया संतुलन बना कर चलिए, अब प्रदीप गुप्ता, अब कंचना देखिए, एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कैसे किया, क्या किया, उसका क्या पैरामीटर है, क्या सैंपल साइज है, इसका जवाब हम भी नहीं दे सकते। प्रदीप गुप्ता जाने, उनकी टीम जाने। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदीप गुप्ता बुरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हुए, बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से। वही पहले नाचते थे स्टूडियो में और वही 2024 में रोए भी। लेकिन एक सर्वे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल अभी कल से लेकर आज तक आए
और सैंपल साइज 40,000 42,000 जो भी अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब आते हैं संतोष जी, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं और इसमें संतुलन की बात नहीं है। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, संतोष जी को मैं बिहार के सबसे अच्छे शानदार जर्नलिस्ट में से एक मानता हूं, जो दाएं बाएं जाए बगैर जो उन्हें दिखता है वो बात करते हैं। बहुत सारे लोग अपने विशफुल थिंकिंग को मिलाते हैं अपने एनालिसिस में। मैं मानता हूं संतोष जी उन सबसे अलग हैं। शमीम अहमद साहब भी पटना में रह के देखते हैं। अब हम लोगों ने जो देखा या संतोष जी ने देखा, उसके आधार पर हमें यह ऐसा लगा कि एज एनडीटीवी का, माफ करें, एज एनडीए का दिखा, और वो दिखा, उसकी व्याख्या, उसमें जाहिर है एक महिला फैक्टर था और बहुत सारे सवाल थे। संतोष जी, आप जब जो ठीक है, कंचना को अधिकार है अपना ये कहने का कि ये जितने एग्जिट पोल हैं, खासतौर से एक्सिस में इंडिया का या बाकी, इसके पैरामीटर या पैमाने ये सही नहीं हैं। लेकिन आपने जो देखा, चाहे आप सीमांचल इलाके में गए, चाहे आप मिथिलांचल के कुछ इलाकों में गए, चाहे सासाराम के कुछ इलाकों में गए, जहां भी आप गए, चाहे तारापुर भी आप गए, बहुत जगह। अब इसमें यह भी सवाल है कि अगर 5 साल नीतीश कुमार के 2020 और 2025 से तुलना करें, तो उस तरह की नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर जो 20 में दिखी थी, वो 25 में दिखी क्या? शायद नहीं दिखी। उस तरह की हम तुलना 20 से नीतीश कुमार का ही कर रहे हैं, और प्लस जो 3-4 महीने में, 2 महीने में इतनी स्कीम्स आई, इसके आधार पर हम इसको एक्सिस या किसी के एग्जिट पोल को अलग करते हैं। लेकिन आपने भी माना और देखा कि एज एनडीए को दिख रहा है। तो अगर एनडीए को एज दिख रहा है और महागठबंधन उस एज में अगर थोड़ा पिछड़ा दिखा, उसकी वजह कैसे व्याख्या करेंगे संतोष जी? मुझे देखिए, अभी कुछ मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, वोट वाइब का है, अमिताभ तिवारी का है, वो मेरे सामने में है, आपके पास भी होगा। बड़ा इसमें फिगर इंटरेस्टिंग है। एनडीए को ओवरऑल 45.3%, महागठबंधन को 41.9%, 18 से 24 के यूथ 42.4 दिखा रहे हैं एनडीए को, और 43.9 महागठबंधन को। महिला में 48.5 दिखा रहे हैं वो एनडीए को, और 37.9 दिखा रहे हैं महागठबंधन को। और फिर जनसुराज फैक्टर में, जनसुराज फैक्टर की भी चर्चा की है, उनको 5.2% दे रहे हैं, और अदर्स को 7.6% दे रहे हैं। मैं कोई इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मुझे एक ये डाटा सामने में आ गया, पॉपअप हो गया, तो मैं आपको एक्साइट कर दिया। अब आपकी बात पर आते हैं। देखिए, तो हम माइक्रो फैक्टर्स की काफी चर्चा कर चुके हैं। 243 कंस्टिट्यूएंसी, 243 फैक्टर्स, बहुत जगह इंडिपेंडेंट थे, बहुत जगह रिबेल इंडिपेंडेंट थे। अब देखिए, मैं बताता हूं, मैं रामगढ़ से स्टार्ट करता हूं। रामगढ़ जगदाबाबू की, जगदानंद सिंह की कंस्टिट्यूएंसी, उनके पहले उनके पिता, उनके बड़े भाई सच्चिदानंद सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते, 67, 72, 77 3 चुनाव। उसके बाद 6 चुनाव जगदाबाबू, और 10वां चुनाव सुधाकर सिंह। एक फैमिली का 10 साल का बर्दाश्त। और बायपोल में नंबर 3 पोजीशन पर उनके बेटे अजीत सिंह चले गए। इस बार मैं गया, मैं जहां रुका हुआ था वो संयोग से आरजेडी वर्कर के यहाँ ही रुका हुआ था। एक अच्छे संबंध है तो हम लोग कहीं भी रुक जाते हैं, चर्चा हुई। तो मैं पिता पुत्र का कन्वर्सेशन में बताता हूँ, आपको नाम नहीं बताऊंगा। पिताजी ने एकदम पूरा डाटा से मुझे कन्विंस कर दिया कि सुधाकर जी निकल जाएंगे, ये अजीत सिंह निकल जाएंगे, ये फैक्टर्स है, पूरा कैलकुलेशन करके, एक जो सपोर्टर का होता है। उनके तुरंत जाने के बाद उनके बेटे ने कहा कि अंकल, पापा जो बोले उनकी बात पर भरोसा मत कीजिएगा, अजीत जी फिर से नंबर 3 पर रहेंगे, कि तुम समझाओ तुम्हारा क्या डेटा है। बोला कि जो तुलना होती है वो विनर और रनर अप की होनी चाहिए, नंबर 3 पोजीशन की तुलना क्यों होगा? इनको जो गैप नैरो करना है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं वहां देखा कि वहां बीएसपी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रामगढ़ की 4 सीटों पर और सासाराम में भी। बीएसपी चूंकि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर करता है, वो एक बड़े प्लेयर हैं। अब वहां से आते हैं तो वहां उनको दिखा दिया कि बहुत कोशिश करेंगे तो फिर भी हो सकता है नंबर 3 होंगे। मैंने पूछा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेंगे जो होगा, तो बोला कि अब यूथ इनको अगर पूरा वोट दे दे, जो एक डिसइंचांटेड यूथ है, या फिर एक राजपूत वोट का डिवीजन हो जाए इनके पक्ष में, बहुत जो मेजरली चला जाए, तब ये निकाल सकते हैं। एक राइडर के साथ बताया। अब देखिए, अब मैं सासाराम में आइए। सासाराम में एक प्रेस्टीज बैटल हो गया है इनके बीच में। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही हैं, वो आरजेडी का सीट था, राजेश गुप्ता की सीट थी। ये इस बार सत्येंद्र शाह को दिया है। तो वहां एक अलग तरह का डायनामिक्स दे रहा है, कह रहे ये कुशवाहा की सीट हुआ करती थी, जवाहर प्रसाद कुशवाहा यहाँ 5 बार जीते थे, 80 से 90 तक कुशवाहा रनर अप हैं, विनर रहे हैं, इसको बचाने की कोशिश हुआ। तो इतना कास्ट का इंटरप्ले मैंने डिफरेंट पॉकेट्स में देखा
मैंने देखा कि शाहबाद क्षेत्र में जो वरदहस्त महागठबंधन को लास्ट बार था, इस बार मैंने नहीं देखा। अगर 22-2 का स्कोर लाइन था, अगर मान लीजिए कि वो 18-4 का हो जाता है या फिर 16-8 का भी हो जाता है, तो भी तो 3-4 सीट का एडवांटेज है ना उनको। तो अगर रीजन वाइज अगर आप देखते हैं, अब मैं जहानाबाद अरवल लेता हूं, जहानाबाद अरवल में मेरे असेसमेंट में एनडीए को एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है। फिर मैं नालंदा जाता हूं, नालंदा में महागठबंधन एक भी सीट जीतते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे लगा मैं अकेला बायस हो सकता हूं, मैं 38 कॉरेस्पोंडेंट से बात करता हूं, सारे के सारे तो बायस नहीं होंगे। परिहार सब ये पूरा सीतामढ़ी के इलाके में महागठबंधन बहुत मजबूत दिखी, मिथिलांचल के सर्टन पॉकेट्स मजबूत दिखी, और यहाँ इवन बैटल है सीमांचल में निश्चित रूप से। तो ये इतने पॉकेट्स में, इतने डिविजन्स में, इतने बटे हुए हैं ज्योग्राफिकली, ऐसे बिहेव करता है, तो हमको लगता है हम क्या करें। तो हम मोटा मोटा थ्रेड आउट करते हैं कि भाई पिक अप द थ्रेड्स कि मेजर क्या क्या बातचीत है। जो आप भी बोल रहे थे कि जो एक 4 टाइम्स के एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में जो एंगर होना चाहिए, मैं मनीष वर्मा का परसों इंटरव्यू किया, जो जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने खुद कबूला, जो कि मुझे भी सुनाई दी, आपको भी सुनाई देगा, लोअर लेवल करप्शन, ब्लॉक लेवल करप्शन पर ग्रेट डिसइंचांटमेंट अमंग वोटर्स है कि ये आपके राज में खराब हो रहा है। अफसरशाही करप्शन, बहुत करप्शन है, एकदम ब्लेटेंट करप्शन जिसको कहते हैं वो है एकदम। तो वो उसमें एक तरह से वॉइस बोर्ड था, लेकिन घूम फिर करके जब आप देखेंगे, फिर हमको घूम फिर के नहीं चाहते हुए भी, अब मैं तारापुर का बोलता हूं, तारापुर मेरा घर भी है, एक एडवांटेज एरिया को जानने का भी। तो मैं तारापुर में रामपुर के पास था, तो उसने खुल के, मैं पान वाले से बातचीत किया, हम लोग इसी तरह कोशिश करते हैं रैंडमली कहीं से बात करें। तो उसने बोला देखिए भाई जी, बहुत आसान है इसमें, आप लोग इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आप लोग लंबी लंबी व्याख्या करते हैं, सब लोग जाति पकड़े हुए हैं, मैं भी अपनी जाति को पकड़ा हुआ हूं, मैं सम्राट चौधरी की जाति का हूं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, भगवान के मुख्यमंत्री बने। तो सब अपना कास्ट पकड़ा हुआ, मैं कल भी पान बेचता था, आज भी पान बेच रहा हूं, कल भी बेचूंगा, यही काम करूंगा, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ फिर बोला कि भाई नया प्लेयर प्रशांत किशोर आया है, तेजस्वी जी जॉब की बात कर रहे हैं। कल के नहीं सर, वो सब ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के सब लोग जाति, हम लोग जितनी, हमको लगता है हम चुनाव को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरडू करते हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या करते हैं, वहां चीजें बहुत आसान होती है। सबसे नीचे में मैं बराबर बोलता हूं, पिज्जा का एग्जाम्पल देता हूं, हमारा डो है कास्ट का है, कास्ट का मतलब मैं बराबर की जेफरी विट्सो की किताब है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट में आप देखेंगे प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल कास्ट स्ट्रक्चर की तुलना करते हैं कि पहले लोग संस्कृताइजेशन अपर कास्ट के सरनेम के जाते थे, बाद में अपने सरनेम, पोस्ट जो रिजर्वेशन दिया गया कोटा आ गए, तो कास्ट एसर्शन इतना वर्टिकल हो गया है। कर्पूरी ठाकुर को कोई एबीसी का नेता अति पिछड़ा नहीं बोलता था, मैं उनका बायोग्राफर हूं, उनको जननायक बोलता था। पोस्ट 80 फेनोमेनन है कि ओबीसी बीसी की पॉलिटिक्स प्रोनाउंस हुई। अब आप देखिए पान समाज का नेता, अब देखिए कुशवाहा के नेता, मुसहर के नेता, कितने वर्टिकल्स। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कास्ट एस्पिरेशन लोअर डाउन द ऑर्डर जो नहीं गया है सत्ता। त्रिवेणी संघ की 3 जातियां वही कारागार में 1933 में बनी थी, यादव, कोयरी, कुर्मी। अब उसके नीचे जो ट्रांसफर, जो पावर नीचे नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कास्ट एस्पिरेशन भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इतने खांचे में हम बटे हुए हैं, तो टॉप में लोग देखता है कि चलो यार ये क्या है, ये डेवलपमेंट हुआ तो कहेगा हाँ, तो बिजली सड़क पानी तो हुआ और अब हम बाहर निकल सकते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की चर्चा हुई कि अब हम नाइट लाइफ है, बाहर जा सकते हैं, अच्छे रोड्स बने हैं, बेसिक प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी चर्चा होती है। और जो तेजस्वी जी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो रिजोनेंस लास्ट बार का था, क्राउड आया बहुत, उनकी सभाओं में भी, मैं रामगढ़ में था, अच्छे क्राउड आ रहे हैं, एक आई कनेक्ट भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बैटल लाइंस के जो करीब है, जो कहते हैं कि उस रिबिकॉन को पार करना, क्या 122 के नंबर को पार कर रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न बन जाता है। इतने सारे समीकरण के बाद हम, समी जी प्लेड वेरी सेफ कि उन्होंने कोई अपना लाइन नहीं लिया। अब चूंकि और जगह में मैंने अपना लाइन लिया है, तो मैं अब बैक करता हूं और आपसे भी बातचीत होती है, तो हमारा ये हंच हुआ कि मैं स्लाइट एडवांटेज नीतीश कुमार फैक्टर को मैं दे रहा हूं। लोगों को लगता है इनका फेयरवेल इलेक्शन है, जितना कमजोर समझा था, मैं ये कहता हूं कि इससे बेहतर स्वास्थ्य में नीतीश कुमार लाइबिलिटी लग रहे थे। अभी के खराब स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं सारा इलेक्शन उनके कंधे पर एनडीए लड़ रही है। जी शमी अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शमी अहमद साहब। जी, मैं बिल्कुल लाइन ले रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी का उतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं होगा जितना हम लोग समझ रहे हैं।
मैंने भी लोगों से बातचीत की, खास के मिथिलांचल, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन 3 इलाकों में जहां बहुत पिछड़ा हुआ था आरजेडी कांग्रेस मिला के महागठबंधन का अगर कहिए, तो वहां से मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस उनका आ रहा है, ठीक है ना। कुछ जगहों पर नुकसान, जैसे वो कैमूर वाला इलाका इन्होंने बताया, वो सही है, वहां पे कुछ नुकसान उनको होने जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं तो लगता है कि नीतीश कुमार अब भी जो है वो कहीं ना कहीं से अपना वोट लेके आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़े सर्वाइवर लगते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के पॉलिटिक्स में उतना बड़ा सर्वाइवर मैंने नहीं देखा। वो 2020 में भी उन्होंने 43 सीट पर सर्वाइव कर लिया था, तो वो सर्वाइवर है, लेकिन उनके सर्वाइवल की शुरुआत जो है वो जून जुलाई से शुरू होती है। आपको पता है, बिना फीडबैक के ये सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं देने वाली थी। ये 10,000 रुपया, आपको ये भी मालूम होगा कि बिहार में पहले से महिला उद्यमी योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए की सब्सिडी। उसके बावजूद उन्होंने ये महिला रोजगार योजना के नाम पर, ये बिल्कुल घूस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे लगती है। ये साफ तौर पर दिया गया। देखिए, आखिरी वक्त में अगर आपको महिला के लिए रोजगार योजना शुरू करनी थी तो आप पहले भी शुरू कर सकते थे, जबकि आपके पास पहले से एक योजना है, उसमें 5 लाख की सब्सिडी है। तो मैंने ये देखा कि बैंकों में औरतों ने लाइन लगाकर पैसे निकाले हैं अपने, और ये कहना कि उसका असर नहीं है, मैं नहीं मानता। उसका असर नहीं, है। नहीं, एक मिनट, ये कोई नहीं करा असर है, दरअसल उसका ही बहुत ज्यादा असर है भाई। अभी देखिए, 6 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उस ऐलान के कुछ घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के खाते में उसी दिन ट्रांसफर हुआ, जैसे कोई आपसी सहमति बन गई होगी कि 3-4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 10, 11, 12 बजे तक पैसे ट्रांसफर होंगे। उतना ही नहीं, 20 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर अभी हुए, पोलिंग के पहले तक वो सिलसिला लगातार चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा ऑनगोइंग पॉलिसी है। जी जी, बताइए संतोष जी, कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कद्दू भात के दिन हुआ, कद्दू भात के दिन हुआ तो वो, और देखिए हम आप दोनों बेगूसराय में साथ में थे, वो क्या बोल रही थी कि पटाखे खरीदा हमने, कपड़े खरीदे, कुछ ने कहा कि सिलाई मशीन लिया या बकरी खरीदा, ये सब ये अब काफी लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो ये जो इमीडिएट डोज दिया है, समीर जी सही बोल रहे हैं, 125 मेगावाट फ्री पावर, और नीतीश जी अगेंस्ट थे इसके, वो उनको फ्री अभी तक तो नहीं दिया था कभी इस तरह का। उन्होंने तब सम्राट चौधरी से मैंने पूछा उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो मैंने ऐसे अलग से पूछा कि कितना एक्स्ट्रा एडिशनल, तो उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ का एनुअल ये पड़ रहा है। तो फिर जो सारे स्कीम्स को मैंने कैलकुलेट किया कि कितने के डोल्स दिए हैं, कि जो स्टेट जिसका कि अपना एनुअल रेवेन्यू 65,000 करोड़ का है, 56,000 करोड़ वर्थ का डोल्स वो इलेक्शन ईयर में देती है, 3 मंथ में देती है। तो वो रिटर्न करने का एक डेस्परेट एक मिनट रोक रहा हूँ, कंचना को जाना है सर, एक सवाल कंचना से सिर्फ लेता हूँ। कंचना, अगर एग्जिट पोल इसी दिशा में जैसे एग्जिट पोल है, यही अगर नतीजे होते हैं, जाने से पहले एक सवाल, तो उसके बाद फिर ये होगा ना कि इसका मतलब नीतीश कुमार के इतने 20 साल के राज के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी ने नीतीश कुमार को इस लायक जनता ने नहीं समझा कि उन्हें बेदखल किया जाए, या फिर नीतीश कुमार ने जो ये महिलाओं की स्कीम, ये डोल, ये फ्री बीस इसकी बात कर रहे हैं, इन सब ने मिलकर एक बार फिर उनकी ताजपोशी सुनिश्चित कर दी। इसकी व्याख्या फिर कैसे होगी? या अभी आप एकदम आउटराइटली रिजेक्ट करके बस इसी उम्मीद पर रहेंगी कि ये बिल्कुल गलत है, सरकार में आ रहे हैं? नहीं, देखिए अजय जी, उसके कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहले कि जब चुनाव शुरू होने से पहले जब सब लोग बात करते थे कि चुनाव किन मुद्दों पर होगा, तो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया था। हर शहर में, हर जगह, पटना में, वीआईपी इलाके में भी हत्या हो रही थी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे पलायन हो, हर एक इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था, और जो कि सीधे सीधे नीतीश सरकार के खिलाफ जाती है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी हैं और उन्हीं की सरकार में क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा हो, पलायन सबसे ज्यादा हो रहा हो, इंडस्ट्री कोई लगी नहीं हो, रोजगार हो नहीं, बेरोजगारी जो है वो अथाह हो, तो ऐसे में यह भी कहना कि ये सब है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी तो यही सब फुलफिल करने के लिए है। तो हमें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था, लेकिन वोटर जो थे वो बहुत ही साइलेंट रहे इस बार। अगर आप चुनाव देखे होंगे तो जहां पर रैलियां हो रही थी, जहां पर हम सब जा रहे थे, जहां पर रैलियां हो रही, वहां लग रहा है कि हाँ चुनाव है, बाकी जगह पूरा सन्नाटा है, शांति है। और पूरे चुनाव में जो ये मोकामा वाला घटना हुआ, आप भी कवर करने गए हुए थे, और मोकामा वाला घटना होने के बाद हर चैनल पे, हर जगह बस मोकामा 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 चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव जो है वो मोकामा के इर्द
इर्द गिर्द जो है वो सेंटर करने की कोशिश कुछ दिन तक तो चली थी। तो यह भी घटना जो हुआ, चाहे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हो, उस समय नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा प्रशासन था, लेकिन एक तरह से तो जंगल राज महाजंगल राज की बात तो हुई। और जब जो है कि मोदी जी कहते थे कट्टा और कनपट्टी की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी अपनी भाषाई मर्यादा तब गिराते हैं इतना ज्यादा जब उनको लगता है कि नहीं, उनके लिए लहर नहीं बन रहा। चाहे हम 2024 का चुनाव देखें, 2024 के चुनाव में 1-2 फेज हो गया, जब उनको लगा कि हाँ बहुत ज्यादा बीजेपी पीछे हो रही है, तो सेकंड थर्ड फेज से फिर वो मंगलसूत्र मुजरा और ये सब करना शुरू कर दिए। तो वो अपनी भाषाई गरिमा को तब गिराते हैं जब उनको यह आभास हो जाता है कि नहीं, बीजेपी या एनडीए पिछड़ रही है। और इस बार भी बिहार चुनाव में यही देखने को मिला। अगर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार जी, हाँ नीतीश कुमार जी के पास के लिए सिंपैथी अगर है तो उसका यह भी एक कारण है कि हमने भी ऐसे अटैक नहीं किया स्वास्थ्य को लेकर कि नीतीश कुमार जी एकदम जिस तरह से अगर भाषा यूज करते थे, जब हमारे साथ नीतीश कुमार जी आए और सम्राट चौधरी जी बोलते थे कि नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं, अगर इस तरह की भाषा हमने भी नहीं यूज किया। कारण यह है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यह हमारा, इसलिए हम कहते थे कि वो होश में नहीं अचेत है या कोई और चला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि लोकसभा के साथ जब उड़ीसा का चुनाव हो रहा था तो पटनायक जी का हाथ भी शेक कर रहा था, उस पर भी जो है मोदी जी बड़ा इशू बना दिए थे उनके हेल्थ को लेकर। हमने हेल्थ को बताया एक फैक्टर कि एक ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी बोल दे रहे हैं या कुछ भी कर दे रहे हैं या राष्ट्रगान हो रहा है वहां से चले जा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री अब नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो संभालने लायक बिहार नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी थी जो कि खुलकर नहीं आए क्योंकि इस बार वोटर बहुत ही साइलेंट थे। और इसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश की, 2-3 गाने ऐसे चलाए, खुद मोदी जी बताइए गाने गाने लगे। वहां पर एक भोजपुरी स्टार कौन, पवन सिंह का ही, उनके ही नेता का गाना, वो गाना गाने लगे कि वहां से रिएक्शन आए। और जब वहां से रिएक्शन आएगा तो फिर ये बताएंगे देखिए इनके वोटर किस तरीके के हैं, ये रंगदारी करते हैं या गुंडई करते हैं। मोदी जी ने प्रोवोक करने की हर संभव कोशिश की इस चुनाव में, तभी वो गन और कट्टा कनपट्टी बारूद सबकी बात करने लगे थे, लेकिन वैसा माहौल वो बना नहीं पाए जैसा वो चाहते थे माहौल बने। वोटर इस बार साइलेंट रहे, इसीलिए हम कहते हैं कि वोटर इस बार साइलेंट रहे। और इसीलिए शायद जो है लखीसराय में जो हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तभी वायलेंट हो गए, तभी प्रधानमंत्री जी भी वायलेंट हो गए और तभी मोकामा में भी वायलेंस हुआ, क्योंकि हमारे वोटर और जो परिवर्तन करना चाहते हैं सारे वोटर वो साइलेंट रहे। बस इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब संतोष जी और समीर जी से हम बात आगे बढ़ाएंगे। संतोष जी ठीक है, शुक्रिया कंचना इस बातचीत संवाद में हिस्सा लेने के लिए। वापस लौटते कुछ कहना चाह रहे हैं संतोष जी, उसका समय अहमद के पास जाऊंगा। जी आप पूछिए, मतलब कुछ पूछना चाह रहे थे? देखिए ठीक है, वो जो एक तो फ्री बीज और इन सब क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ? मैं एक सवाल संतोष जी से करना चाह रहा था, थोड़ी है, पता नहीं हो रहा है। हाँ समीर जी प्लीज। संतोष भाई, मुझे ये समझना था कि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बहुत एग्रेसिव यहाँ पे चुनाव प्रचार किया और जंगल राज की बात उठाई, घुसपैठिया की बात उठाई, बहुत सारी चीजें उठाई जो कंट्रोवर्शियल भी माने गए। उसके बावजूद उनकी सीटें क्यों कम हो रही हैं? हम लोग पहले अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन थोड़ा वजह भी समझना चाह रहे हैं। अगर इसको सही मान लिया जाए, इस जो एग्जिट पोल है, तो उनकी सीटें क्यों कम हो रही हैं, क्या वजह है? देखिए, मुझे जो एक ऑब्वियस जो रीजन लग रहा है, नीतीश कुमार को नहीं प्रोजेक्ट करना, ये उनके अगेंस्ट में जा रहा है। उनको लगा नीतीश जी बहुत कमजोर हो गए हैं। तो मैंने यही देखा, मुझे एक नेता ने बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कोसी रीजन के मैं हिंट दे रहा हूं कि उनको, वो महागठबंधन के खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जदयू का सपोर्ट मिला। वहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके अगेंस्ट में जदयू का सपोर्ट मिला। ये दिखाता है कि एक जहां कार्डर में, जहां उनको प्रोजेक्ट नेता नहीं किया, उनको लगेगा कि मेरे नेता को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा तो व्हाई शुड वी वोट फॉर देम। ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं कि लार्ज एक्सटेंट एवरी कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंसी में वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआत में प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया। मैंने ही सम्राट चौधरी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुल के कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। संजय झा हर एक मंच पर बाद में जदयू की तरफ से बोलना शुरू किए, और अमित शाह लास्ट में बोले कि जो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ये चीजें कि इनको मुख्यमंत्री फिर से नहीं, जो उनकी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है, इंक्लूडिंग द पचपनिया भी, जो एक लार्ज पार्ट ऑफ पचपनिया है, उसमें भी लगा कि नहीं गया है,
तो थोड़ा सा विड्रॉ करो और दूसरे को सपोर्ट करो। तो ये मुझे एक फैक्टर लगा। और मैं बराबर हर एक इंटरव्यू में मैंने पूछा, जेडीयू के नेताओं से पूछा, मनीष वर्मा को, केसी त्यागी को, और जैसे कि हमारी कुलीग ने इंटरव्यू किया संजय जायसवाल को, बीजेपी के और नेताओं की इंटरव्यू की, कि आप अगर इतने गवर्नेंस मॉडल को लेके कॉन्फिडेंट है तो व्हाई डू यू ऑफन प्ले अप जंगल राज फैक्टर, क्योंकि हर बार आपको उस नैरेटिव में जंगल राज क्यों जाना पड़ता है। तो उन्होंने बड़े कैजुअली कहा कि भैया अपनी तुलना हम खुद से थोड़ी करेंगे, हम अपनी तुलना करेंगे अपने आप, जो हमारा जो प्रतिपक्षी है उसका जो कमजोर नस है उससे तुलना करेंगे। तो वो, और हर बार उनका एक तरह से ये विनिंग नैरेटिव होता है, जब ये कुछ नथिंग एल्स वर्क्स तो जंगल राज का कैसेट चला दो आप। मैं बराबर कहता हूं कि लालू प्रसाद राज के एक जो गरीब गुरुओं की आवाज देने वाला पार्ट है 90 से 95, 96, 97 तक, जो है, जो एक बड़े टॉल लीडर के रूप में उमड़े, जो कि एक पावर ट्रांसफर होता है अपर कास्ट से ओबीसी की तरफ, और उसमें एक जो खाट दिया, जो एम्पावरमेंट दिया, उस पार्ट की चर्चा नहीं होती है। जहां गवर्नेंस डिफिसिट होता है, मिसरूल होता है, मैसेकर्स होते हैं, उसकी उस चीज को वो सेलेक्टिवली प्ले अप करते हैं कि उनको सूट करता है। वो भी जानते हैं कि क्या है, मतलब ये अगर आप देखें कि जितने भी डोल्स चलाए गए वो क्या था, वो रिटेंशन का वोट था। मैं नहीं करूंगा वो कंसोलिडेशन का वोट था। कंसोलिडेट करना बहुत टफ जॉब होता है कि भाई जितना है उतना रिटेन रहे। आपने सोशल एम्पावरमेंट के लिए साइकिल दिया, यूनिफॉर्म स्कीम दिया, क्या क्या चलाया छोड़ दीजिए। इमीडिएट मेमोरी में क्या है? इमीडिएट मेमोरी में 10,000 रुपया है। मैं इस पूरे चुनाव को एक शब्द में 10,000 चुनाव कहता हूं। जो रिजल्ट हो मेरे हिसाब से मैं 10,000 चुनाव कहता हूं। ये शमी अहमद साहब, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ जुटी, बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल था, बेरोजगार युवा मुझे मिले। सासाराम में तो मैंने एक वीडियो किया 4 दिन पहले जिसमें अलग अलग जाति के युवा बेरोजगारी के सवाल पर तेजस्वी के साथ थे, बल्कि उसमें 2 पासवान युवा थे, 3। और मैं हैरान भी हुआ कि नाम पासवान है तो तुम्हारे आपके बिरादरी के तो चिराग पासवान है, और ये माना जाता है कि 5 से 6% चिराग पासवान के वोट हैं, फिर भी आप तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, चिराग पासवान है लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो नौकरी थोड़ी देंगे। तो ये दिखा बहुत जगह, मैं स्टेडियम में गया, पार्क में गया या गांधी मैदान में गया, लेकिन वो एक तबका, बड़ा तबका, अब उसको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है शायद इस एग्जिट पोल में भी कि युवा बेरोजगारों का वोट गया। लेकिन ओवरऑल नीतीश के प्रति सहानुभूति, नीतीश से वो ऐसी नाराजगी नहीं कि नीतीश को उखाड़ फेंकना है, या महिलाओं का जो फैक्टर हम बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल क्या ऐसी स्थिति बन गई कि भाई 10 सीट से भी आगे अगर जाता है एनडीए, 15 सीट से भी आगे जाता है, तो जो जीता वो सिकंदर। बात सही है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये मेरे जहन में भी है कि ये जो बीजेपी का लॉस है 10-15 सीट का, ये किसका गेन है या कि किसी का गेन नहीं है? ये जो बात कही जा रही थी कई जगहों पर कि जेडीयू के वोटर्स ने आरजेडी को दे दिया है, क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? अगर इसमें सच्चाई नहीं तो बीजेपी का वोट क्यों कम हो रहा है, सीट कम क्यों हो रही है? ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये इसी तरह से, जिस तरह से एग्जिट पोल में आ रहा है और बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, तो मेरी दिलचस्पी ये होगी कि ये लॉस जो बीजेपी का है ये किसका गेन है? जेडीयू का गेन तो नहीं हो सकता है, एनडीए का गेन तो नहीं हो सकता है, तो ये किसका गेन है? ये समझना जरूरी होगा हमारे लिए। और मेरे ख्याल से जो पोलस्टर हैं, जो जिन्होंने भी ये बात बताई है, उनको ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए। संतोष जी, आप भी जवाब दीजिए। भाई बीजेपी का लॉस हो रहा है और ऐसे एग्जिट पोल में जेडीयू का गेन भी हो रहा है। मान लीजिए जेडीयू की 43 सीटें थी, वो 56 से 62 दी रहा है, तो भाई सीट तो 243 का ही पाई चार्ट है ना, उसी में डिवाइड होगा। अगर बीजेपी को पिछली बार 74-75 पर आरजेडी और बीजेपी थी, अगर मुझे नंबर ठीक से याद है, और 43 पर जेडीयू थी, 19 पर कांग्रेस थी, 12 पर एमएल था। तो अब वही 1 पर चिराग पासवान, अब चिराग पासवान को कुछ सीटें मिल रही है, वो उसका ऐड हो रहा है। एलजेपी को 11 से 16 अगर सीटें दे रहा है, एक्सिस की अगर हम बात करें, तो चिराग पासवान 1 से 11 12 जा रहे हैं ना, तो चिराग पासवान के नंबर बढ़ रहे हैं। जेडीयू के नंबर अगर 43 से उनके 53 या 60 जा रहे हैं, तो 12, 15, 18 जेडीयू के बढ़ रहे हैं। तो वो कहां से आएगा? वो 243 के बाहर उत्तर प्रदेश से तो आएगा नहीं, उसी 243 में आएगा। जरा अब जो मैं समझ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, फिर हम संतोष जी के पास जाते हैं। जी, बात सही है कि उनको आएगा, चिराग पासवान को आएगा, लेकिन वोट के लिहाज से तो वो बात नहीं है जो पिछली बार थी। सीट के लिहाज से अगर 11 सीट भी आती है, तब भी मैं मानता हूं
कि अभी भी लॉस है, और वो फिर वीआईपी का भी आप जोड़िए, कुछ सीट वीआईपी की थी एनडीए की तरफ, वो सीट तो इधर आ गई। तो मिला जुला के ये तो समझना पड़ेगा कि अगर बीजेपी का लॉस है, जैसे अगर मान लीजिए 55 सीट आ रही बीजेपी को, और पिछली बार उनको 73 आई थी, तो 22-23 सीट का कितना, 20 सीट का फर्क हो गया ना जी। 75 शायद आरजेडी का था, सबसे बड़ी पार्टी थी, और 74 हाँ, इनका था 74 जी। बीजेपी, 75 आरजेडी, बिल्कुल सही कर। जी, तो 19-20 सीट का फर्क जो है, उसमें 10 सीट का ही फर्क है, तो 10 सीट किधर जा रही है? मान लिए 10 सीट आपने दे दिया उनको, चिराग पासवान को, तो जो वीआईपी की सीट थी वो तो इधर आ गई, इसमें भी, एग्जिट पोल में भी, और देखिए इसमें अलायंस में भी जी। समी भाई, ये इवन आउट हो जाता है। जो बीजेपी का लॉस है महागठबंधन का गेन है, जो जेडीयू का गेन है महागठबंधन का लॉस है। सिंपल बात है, अरिथमेटिक, ये यहाँ इवन आउट हो जाता है। और जो इनके जो छोटे प्लेयर आते हैं, उनका जो गेन है वो एनडीए का गेन है। जिसे मान लीजिए कि चिराग पासवान नहीं थे इस बार, मैं 11 तो ऑप्टिमिस्टिक नंबर मांगता हूं, मुझे ज्यादा लग रहा है, उतना मुझे जीतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। चलिए 8-9 जो भी होगा, कुशवाहा 2 जीत लिए, मिला करके समथिंग अराउंड, ये छोटे छोटे प्लेयर मिला करके 12-13 लाते हैं। चलिए उनका मान लीजिए 4 ऑलरेडी था, फिर भी अगर 10 सीट का भी अगर गेन आ रहा है, तो वही गेन तो है, वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन द टू कैंप। तो ये सीधा है कि लास्ट टाइम से वो 10 सीट का ही मुझे लग रहा है, हिसाब किताब है। मुझे कोई एक लैंड स्लाइड है, कोई 150 160 उस टाइप का नहीं लग रहा है, अनलेस कि भाई वुमेन फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया हो और हम रीड करने में असफल रह गए हों। तो वही मुझे 10 सीट के ही हिसाब किताब में लग रहा है। लेट अस सी, अब तो बस नाक मुंह के बीच की बात है। नतीजे आने वाले। अब एक जो जनसुराज फैक्टर है, उस पर हम लोगों ने बहुत बात पहले भी की है, प्रशांत किशोर फैक्टर पर। अब अगर एक्सिस माई इंडिया का देखेंगे तो जनसुराज 0-2 है। अगर आपको याद होगा, हम लोग लगातार इस पर यही बात करते रहे थे, 0-2। कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट में जब जनसुराज वाले काउंटर करते थे तो मैं कहता था 0-3। तो और जर्नलिस्ट से बात करता था तो कुछ जर्नलिस्ट कहते थे अच्छा चलिए 2 ही बता दीजिए कौन। मैंने कहा नहीं, मैं 2 अपर लिमिट मान लो, 0-2। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं अर्थ से फर्श पर, 10 के नीचे 150 पर, तो उन्होंने तो अपनी लिमिट 0 से 150 रखी है, हम लिमिट सिर्फ करें 0-2। तो प्रशांत किशोर का वोट शेयर मेरे ख्याल से 4% दे रहा है एक्सिस माई इंडिया, 0-2 सीट। अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं, हो सकता है 6% हो सकता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है कि प्रशांत किशोर को वोट 4% से ज्यादा मिले, 8, 9, 7, 8 कुछ ऐसा भी हो सकता है, सिंगल डिजिट में जहां भी हो। लेकिन प्रशांत किशोर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गए, तो इसकी क्या वजह रही? क्योंकि ये, इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को बिहार के जनमानस में के जहन में पैबस्त किया, बेरोजगारी पलायन को लेकर, और यही फैक्ट्री यही रोजगार बने, ये लोग बात कर रहे थे। बट जो लोग बात कर रहे थे, क्या उन्होंने भी एनडीए या महागठबंधन को चुना? बात जरूर करते रहे जो एजेंडा प्रशांत ने दिया। संतोष जी, देखिए, सोशल मीडिया का जो उफान था, जो उबाल था, वो ग्राउंड से मैच नहीं करता था। जस्ट बिकॉज के सबके हाथ में मोबाइल है, आपके रील्स कट रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो वोट में कन्वर्ट होगा। मैं जब प्रशांत जी का इंटरव्यू लेने के लिए गया था, तो उन्होंने उस दिन इंटरव्यू तो नहीं दिया, मुझे कहा क्या सेंस है, क्या सेंस है। तो उस समय मैंने कहा कि आपके कैंडिडेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, हु आर योर कैंडिडेट्स। और जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स घूम रहे हैं, वो कह रहा है कमजोर है, और एक लाइन यूज करते थे कि हम अपना वोट खराब नहीं करना चाहते हैं। ये खराब शब्द का इस्तेमाल करना चाहते थे, कि वोट कटवा शब्द तब तक नहीं, लेकिन बोलते हम वोट अपना खराब नहीं करना चाह रहे हैं। तो प्रसाद, एक और देखिए, जो शुरू से हम लोग चर्चा करते रहे हैं, 3 बरस पॉलिटिक्स में टू लिटिल अ टाइम है। आप बड़ी किसी पार्टी का, अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ दें, किसी भी बड़ी पार्टी का हिस्ट्री देख लीजिए, कितनी उनको मेहनत, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। 3 बरस में तो एक घर बढ़िया से खड़ा नहीं होता है, एक कंपनी बड़ी खड़ी नहीं होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या खड़ी होगी। तो आपने एक विमर्श में, एक जहां सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में एक 2 बड़े भाई, छोटा भाई, बड़े भाई की बात चल रही थी, उस बीच में आपने विमर्श में एक अच्छी बात कही, जो एक कास्टिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो एक आइडियलिस्टिक बात है, क्योंकि वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। आपने जब सीट्स बांटे तो आपने भी वही सोशल कॉम्बिनेशन देखा। जो भी वर्डिंग्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक शानदार शब्द संयोजन करके आप लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है। तो प्रशांत किशोर को एक चारा मिल गया है, उनको मछली फंसानी पड़ेगी, उनको एक टाइम लगेगा।
अगर वो 5 वर्ष और इन्वेस्ट करते हैं तो 30 के एक बड़े प्लेयर के रूप में मैं उनको देखता हूं को। और इस चुनाव में हम महागठबंधन वर्सेस इसलिए बात कर रहे हैं वो त्रिकोण नहीं बना पाए। अगर वो त्रिकोण बना पाते तब हम कुछ नहीं कह पाते। आज हम सारे एग्जिट पोल में कुछ नहीं कह पाते, हम आप चुपचाप बैठे होते, हम डिसाइड करते, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस जो बोलते हैं, वो हमारी स्थिति होती। क्योंकि प्रशांत 5%, 4%, 6% पर रहे। और एक बात और, वॉट एवर लिटिल प्रशांत किशोर हैज डैमेज और विल डैमेज, ज्यादा डैमेज में बीजेपी को करते हुए देख रहा हूं एज अगेंस्ट द परसिव्ड नोशन, बीजेपी के कैंडिडेट को। अब देखिए संजय सरावगी की सीट देखिए, अब वो जीते हैं हारे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं आर.के. मिश्रा। दरभंगा, तो इस तरह की, हाँ दरभंगा वाली सीट पर इस तरह से मैं सीट वाइज जब देखना शुरू किया तो मुझे लगा अरे ये तो प्रशांत किशोर फैक्टर तो कुमरार उनका फंसा हुआ है। पटना की 2 सीट फंसी हुई है, पटना साहिब की फंसी हुई है। तो अच्छा प्रशांत 15 से 20 सीटों पर मुझे प्लेयर लग रहे हैं अभी भी चुनाव में। आइदर वे वो हर्ट कर सकते हैं, किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये कंप्लीट करना प्रशांत कंप्लीटली नॉन फैक्टर है, वो मैं नहीं करूंगा। यही नीतीश कुमार 95 में शुरू किए थे, 7% आया था समता पार्टी को। कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बीटिंग द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, लेकिन हुए। तो उनको वेट करना पड़ेगा और थोड़ी सी मतलब डाटा के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो ऑफकोर्स ग्राउंड उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा है। और थोड़ी विनम्रता से हम लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी, जिस विनम्रता की मैं कमी उनमें काफी देख रहा हूं, वो सुने। ये मत समझे कि वही बिहार को सब कुछ ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं। हमसे ज्ञान नहीं लें लेकिन हमको डिसमिस भी नहीं करें। जी शामी अहमद, 2 फैक्टर, एक प्रशांत किशोर और दूसरा एमआईएम ने पिछली बार 5 सीटें हासिल की थी और 5-7 सीटों पर तेजस्वी को नुकसान हुआ और आरजेडी की हार की बुनियाद या पटकथा एमआईएम ने लिखी। इस बार भी मैं किशनगंज में था, वहां हेलीकॉप्टर से लगातार हर रोज सभाएं कर रहे थे, वैसे ही लगातार वहां पार्क हुए थे और लगातार वहां जोर लगा रहे थे। कहा गया कि 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां मजबूती से लड़ भी रहे, चाहे कोचाधामन हो, चाहे अमौर हो, चाहे जोकीहाट हो। लेकिन अगर एक्सेस माई इंडिया का देखें 0 to 2, या ज्यादातर लोग की यही राय थी कि इस बार 2 से 3 सीट अधिकतम तो न्यूट्रलाइज होने की संभावना थी। लेकिन फिर उसको इस तरह से देखा जा रहा था कि उससे आरजेडी को फायदा होगा। हो सकता है अभी टोटल नंबर जब आए तो उस इलाके में सीमांचल में फायदा भी होता दिखे। लेकिन एक वो फैक्टर, दूसरा प्रशांत किशोर, इस पर समापन, हाँ इससे मैं भी सहमत हूं कि प्रशांत किशोर ने बहुत जरूरी मुद्दे बिहार में उठाए, जरूरी मुद्दों को डिस्कोर्स में लेकर आए। वो मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से नहीं उठाती रही, जात के नाम पर या धर्म के नाम पर या कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बिछात बिछाकर चुनाव लड़े जाते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाकर। इसमें कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर ने पलायन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का मुद्दा उठाया और हर आदमी इसका जिक्र करने लगा कि बिहार में फैक्ट्रियां क्यों नहीं। मैं बेगूसराय का हूं, मोकामा, मैं बार बार बोलता हूं, मोकामा जाते हुए मुझे छोटा मैं था, 7, 8, 10 साल, 12 साल का, बस से जाता था, तब मुझे याद है बाटा के पास मोकामा में कितनी फैक्ट्रियां हद में थी। बाटा, मैकडवेल, भारत बैगन, कपास, सब बंद। डालमिया नगर गया था मैं 3 दिन पहले, सब बंद, प्राइवेट भी बंद, सरकारी भी बंद। फैक्ट्रियां बिहार से खत्म हो गई। और अब फैक्ट्रियों की बात और तरह तरह के टेक्निकल हब, एआई हब बनाने की बात फिर अभी हो रहा है चुनाव के समय। ऐसे ही होता है चुनाव के समय। तो ये सब बिहार का कोर इशू रहा नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसको कोर इशू बनाया। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको हम सबको एक्नॉलेज करना होगा। क्योंकि अगले 5 साल में वो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन पार्टियों को इसको कोर इशू मानकर इस दिशा में काम करना होगा। और वो एक विपक्ष के तौर पर मजबूती से जो भी सरकार आए, उस सरकार को की अकाउंटेबिलिटी तय करने में उनकी भूमिका होगी। और सही बात है, 5 साल के बाद वो क्या कर पाते हैं, टिके रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो एक बेटर ऑल्टरनेटिव फोर्स के तौर पर प्रशांत किशोर हो सकते हैं 5 साल बाद। अब शमी अहमद साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपका, प्रशांत किशोर, एमआईएम और ये देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते जरूर चाहूंगा कि वो उन्होंने जो बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आप संन्यास ना लें। इस तरह का पॉलिटिकल बयान देना तो बहुत सही नहीं था, लेकिन बहरहाल आपने दे भी दिया, क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाए वो लोगों को पसंद आए। और यही नहीं, जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को एक्सपोज किया, अशोक चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दोनों जायसवाल हो, उस तरह से तो किसी ने नहीं किया।
सम्राट चौधरी हों, उस तरह से तो किसी ने नहीं किया, और 100 करोड़ का उनको डिफेमेशन का केस भी झेलना पड़ा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक अच्छा पौधा लगाया है। जैसे लीची है ना, मुजफ्फरपुर में पौधा लगाते तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद फल देता है। तो लीची भी है बिहार का, उससे सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसे मेरे घर में एक किताब है डोनाल्ड ब्रैडबर्न की, हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो मैं उस किताब को पढ़कर तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन समझ सकता हूँ। तो उन्होंने मुद्दे बहुत अच्छे उठाए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अभी भी लोगों से पूछा जाएगा कि किसने सबसे अच्छे मुद्दे उठाए, किसने एक्सपोज किया, तो प्रशांत किशोर ने किया है। उनको अभी इस पिच पर टिकना चाहिए। कई बार होता क्या है कि आपको रन नहीं बनाना होता, आपको टिकना होता है। आप पहले टिकिए पिच पे, उसके बाद फिर जब मौका आएगा तो आप अपने स्कोर कीजिएगा। तो ये तो प्रशांत किशोर की बात हुई। मेरे हिसाब से इस बार जो है सीमांचल में शायद ओवैसी साहब की पार्टी उतना अच्छा नहीं करे, क्योंकि वहां पर इस बात का बहुत ध्यान था कि पिछली बार जो गलती हुई है उसको दोहराना नहीं है। एक सेक्शन में जरूर था, और कई संगठनों ने भी ये कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे वोटर्स के हिसाब से देखिए तो त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय तक, जो कि आर्ट में हम सुनते हैं कि 4-4 मजबूत कैंडिडेट वहां पे खड़े हो। तो उसका जो लाभ है उसको कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार एनडीए ने 24 में 12 सीट जीत ली थी, 7 एनडीए महागठबंधन और 5 ये इनके पास आए। और जिस तरह एनडीए के ओवैसी की पार्टी के लोग भागे, और फिर ओवैसी की पार्टी में फूट पड़ी, और किस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगा, उसका मेरे ख्याल से कि कुछ गलत असर पड़ा है। और दूसरी बात कि उन्होंने बगल में सुपौल वगैरह में पहले जो दिए थे कैंडिडेट्स, वो इस बार नहीं दिए, उन्होंने 24 में 15 दिए हैं। मेरे हिसाब से 2-3 का जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, वो सही है, बल्कि ये एक भी हो सकता है, क्योंकि अमौर का एक सीट है जहां पर अख्तरुल ईमान है, उनको थोड़ा सपोर्ट है। हाँ, वरना बाकी के बारे में कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता है कि क्या होगा। और ये जो लॉस होगा ना ओवैसी का, ये गेन होगा महागठबंधन का, कांग्रेस का खास तौर पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। अब हम लोग मिलेंगे जिस दिन काउंटिंग होगी, आखिरी गिनती के दिन, उस दिन मिलेंगे, देखते हैं एग्जिट पोल क्या होता है, इसके नतीजे सही होते हैं, नहीं होते हैं, गलत होता है, या सारे एग्जिट पोल एक बार फिर 2024 की तरह धराशायी होते हैं। हम सब लोगों ने भी कुछ अगर पढ़ने समझने की कोशिश की, शायद उसमें भी कुछ करेक्शन की जरूरत होगी। ये पता चलेगा 14 तारीख को, जिस दिन काउंटिंग होगी। सुबह से लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और तमाम चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।